हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एआई का चैप्टर ग्रीन स्किल्स। तो ग्रीन स्किल्स जैसा कि हम लोग रीड करेंगे। ग्रीन स्किल्स क्या होता है? द नॉलेज, एबिलिटी, एटीट्यूड टू डेवलप सस्टेनेबल एंड रिसोर्स एफिशिएंट सोसाइटी। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है, ऐसी क्या नीड थी जो कि ये साइंस का चैप्टर है, इसको हम लोगों ने एआई में डाल रखा है। ये इसलिए क्योंकि दिन पे दिन क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी जो कंडीशन है डे बाय डे डिग्रेड होती जा रही है। जैसे कि हम देखेंगे, अगर हमको फूड क्रॉप की डिमांड ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, नए नए तरह के क्या लेकर आते हैं, फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब लेकर आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सॉइल की जो कंडीशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो इसी चीज़ को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम लोग क्या लेकर आए हैं, ग्रीन स्किल्स लेकर आए। सेम इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ होता है। सपोज़ करो आपने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी। अब नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने से क्या होगा, जैसे जैसे हम उसमें डेटा सेट या डेटा स्टोरेज बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, काफ़ी सारे क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे। तो इस चैप्टर को इंक्लूड करने का टारगेट ये है कि हम अपनी एनर्जी, हम अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरीके से बनाएं वो कम से कम हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रीन स्किल्स जो है क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर रिसोर्स एफिशिएंट सोसाइटी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक केयर्स ऑफ द नीड ऑफ द प्रेजेंट while being concerned about the future generation। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स हमको अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि वो आज के टाइम में तो चले, लेकिन आने वाली जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, आने वाले जनरेशन के लिए भी वो बचे रहें। अब फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 3 कंपोनेंट हैं इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड सोशल डेवलपमेंट एंड थर्ड इज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स हमको अपनी सोसाइटी को इस तरीके से बनाना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी क्या हो, डेवलप्ड हो और हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं हो। सोशल डेवलपमेंट मीन्स हमको हंगर इंडेक्स और ये सब थोड़ा सा इम्प्रूव करके चलना चाहिए। ठीक है, थर्ड है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सबसे मेन, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट है तो बाकी चीज़ तो अपने आप ही बन जाती है। जैसे अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है तो आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, क्योंकि उससे वुड्स वगैरह आएंगी, फ्यूल्स वगैरह बना सकते हैं हम, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, देन है कॉन्सेप्ट ऑफ 4 आवर्स। हमारे जितना भी एनवायरनमेंट है वो 4 आवर्स के बेसिस पे वर्क करता है। सबसे पहले रिड्यूस, रिसाइकल, रिकवर एंड रीयूज़। इसको आप देख सकते हो, जैसे हमारे घर में जितना भी वेस्ट होता है, गार्बेज होता है, हम उसमें इन चारों को यूज़ करके कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनकम्पासेस ऑफ 4 P's। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इन चारों P के आसपास ही रिवॉल्व करता रहता है। जैसे कि हम देखेंगे पीपल, प्लैनेट, पॉलिसी, प्रॉफिट। पीपल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सोशल कल्चरल इश्यूज़ को। जैसे कि पीपल से क्या जनरेट होता है, सोशल और कल्चरल इश्यूज़। देन है प्लैनेट। प्लैनेट क्या करता है, प्लैनेट पे सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एसिड रेन हो गए, ये सारे इश्यूज़ किस में आएंगे, प्लैनेट में। फिर पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ मतलब हमारे लीडर्स को कुछ इस तरीके का काम करना चाहिए कि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसी बने, रिसोर्स एफिशिएंट बने। जैसे कि उनको क्या करना चाहिए, उनको करना चाहिए कि हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं उनको बोलना चाहिए कि हमको क्लीन फ्यूल यूज़ करने के लिए बोलना चाहिए। ठीक है, क्लीन फ्यूल कौन सा होता है, जैसे कि सीएनजी जो होता है मोस्ट क्लीन फ्यूल में आता है। इसके बाद है प्रॉफिट। हमको जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, कभी कभी क्या होता है, हम चाहते तो एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं होते। सपोज़ करो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको हम लोग मोटिवेट कर देते हैं, तो वो कहते हैं मैम हम लोग इतने इतने पेड़ लगाने को तैयार हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो पेड़ लगा तो देते हैं, लेकिन उसके बाद उसके केयर करने के लिए भी जो फंडिंग चाहिए होती है उसकी कमी आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। तो 1 जनवरी 2016
The Sustainable Development Goal of the 2030 Agenda adopted by the world leaders at historic UN Summit, जो कि हुई थी सितंबर 2015। अब इसको समझते हैं। एक UN समिट हुआ था कब? सितंबर 2015 में, जिसमें क्या किए गए 17 सस्टेनेबल गोल्स को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, जिसमें हमारे वर्ल्ड के काफ़ी सारे लीडर्स ने ज्वाइन किया था, जो कि कब स्टार्ट हुई थी? सितंबर 2015 में। अब इसमें से कुछ गोल्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी आप सारे रीड कर सकते हैं, जैसे कि ज़ीरो हंगर। ज़ीरो हंगर क्या होता है कि हमारे देश में हंगर इंडेक्स बिल्कुल ही ना रहे, कि हमारे देश में जो लोग भूखे सोते हैं वो भूखे ना मिले, हर किसी इंसान को खाना मिले। नेक्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन। अगर आपको अपनी सोसाइटी को सस्टेनेबल बनाना है, रिसोर्स एफिशिएंट बनाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? क्वालिटी एजुकेशन। क्योंकि जब तक बच्चों को एजुकेशन ही अच्छी नहीं मिलेगी, वो कैसे अच्छे से रिसोर्स को यूज़ कर पाएंगे। फिर जेंडर इक्वलिटी। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक एक्शन, कि हमको क्लाइमेटिक एक्शन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दिन पे दिन क्या हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एसिड रेन हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो ये सब। ठीक है, फिर है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमको अपनी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी अच्छा बनाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए, बहुत सारे प्लान्स उन्हें निकाल रखे हैं। नेक्स्ट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। कोरोना के बाद से हम लोगों को पता चली इम्पोर्टेंस किसकी? सैनिटेशन की। तो अब हमको समझ में आता है कि साफ़ पानी और सैनिटेशन कितना ज़रूरी है। ठीक है, गरीबी को पूरी तरीके से निकालना, कंप्लीट पॉवर्टी इरेडिकेशन। ठीक है, तो गरीबी जब हटेगी तभी तो हमारा देश क्या होगा? डेवलप होगा। ठीक है, फिर इसके बाद है कि कुछ इस तरीके की डिसीज़ेज़ आ जाती हैं, उनके लिए लड़ना, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आ गया, तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं थी, तो इस तरीके की डिसीज़ का कोई सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, जैसे कि हम देख रहे हैं काफ़ी सारी सिटीज़ क्या हो चुकी है? सस्टेनेबल हो चुकी है। सस्टेनेबल मतलब वहाँ पर जितना भी कचरा है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा रहा है, साफ़ पानी मिल रहा है वहाँ के लोगों को, और बहुत क्लीन एंड ग्रीन सिटीज़ दिखती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेके समझ सकते हैं इंदौर सिटी में आप जाएंगे तो आपको अलग ही लेवल की क्लीननेस दिखेगी, जो कि हमारे आसपास की सिटीज़ में अभी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद है लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड। तो अभी क्या चल रहा है कि पानी के नीचे भी लाइफ पॉसिबल है, ऐसी सब रिसर्च ये लोग क्या कर रहे हैं। इसके बाद हमको जो है पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सबसे पहले तो जितनी भी ह्यूमन नीड्स है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए नई नई टेक्निक्स तो निकाल कर ला रहे हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, नई नई टेक्नोलॉजी बना दी, जैसे पेड़ काटने के लिए अलग, उसमें से सीड्स निकालने के लिए अलग, मैन्योरिंग के लिए अलग, वाटरिंग के लिए अलग। लेकिन उससे क्या होता है, जैसे ही हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं तो हमारी सॉइल की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो हमारा जो वेस्ट होता है, ग्रीन वेस्ट जो होता है, जैसे कि हम लोग घर में जो खाना फेंकते हैं उसको हम कंपोस्ट की तरह यूज़ कर लें, ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना के, तो उससे हमारा एक तो एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा, दूसरा वो वेस्ट भी यूटिलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है हेल्प इन मैनेजिंग क्लाइमेटिक चेंज। तो क्लाइमेटिक चेंज को कैसे मैनेज कर सकते हैं? आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस है? वो है CNG। और CNG आजकल देखा जाए तो हर घर में 2 सोर्स हैं CNG प्रोड्यूस करने के। CNG नहीं, उसको क्या बोलते हैं? CFC जो है हमारे किससे निकलती है? रेफ्रिजरेटर से, AC से। ठीक है, ये दोनों चीज़ जो है सबसे ज़्यादा CFC प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज होता है, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी। हमको बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करके रखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो है एनिमल्स जो हैं जिनकी कमी आ जाती है, और जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है उससे। फिर हमको इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहिए।
ठीक है, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं, अगर हम रिसोर्स एफिशिएंट सोसाइटी बनाते हैं, तो हमारे जो स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल स्टेबल हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, इकोनॉमी अपने आप ही बढ़ेगी जब पॉल्यूशन नहीं होगा, साफ़ पानी मिलेगा आपको, सब चीज़ अच्छी होगी। तो सब चीज़ अच्छी होने के बाद में क्या होगा, हम लोग इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएंगे। सो स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहला चैलेंज जो है वो है क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी बेसिक लाइफ को। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, बाढ़ आ जाती है अचानक से, मौसम चेंज हो जाता है। जैसे कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन। हमारे इंडिया में 10% से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, इस चीज़ का शिकार होते हैं। मेल न्यूट्रिशन मतलब उनको सही डाइट नहीं मिल पाता, प्रोटीन की कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, जिससे उनको अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट है वॉर एंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। वॉर एंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जब भी होते हैं तो हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमारे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। तो यूक्रेन जो है वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। यहाँ से सबको क्या होते थे, वीट ट्रांसपोर्ट होते थे या वीट ट्रांसफ़र किए जाते थे। लेकिन वहाँ पर वॉर की वजह से पूरा जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। वहाँ से कहीं भी कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी यूजेस। एनर्जी यूजेस आज के टाइम में हमको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एनर्जी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते हैं। जैसे कि हम लोग एक रूम में बैठे हैं, वहाँ पर कोई है नहीं है, वहाँ हम लोग लाइट्स खुली छोड़ देते हैं, वहाँ के फ़ैन खुले छोड़ देते हैं। ठीक है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सपोज़ करो आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, आपके फ्रेंड को भी उसी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो आप दोनों क्या करोगे, सेम व्हीकल को शेयर करके आप लोग वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं जाते हैं, इस कारण से बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। कभी कभी फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी होने की वजह से क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। करप्शन बहुत बड़ा कारण हो सकता है। रैपिड अर्बनाइजेशन, सपोज करो हम लोगों ने एक एरिया में सिटी के बाहर जाकर पेड़ लगाए, अब कुछ टाइम पर वो पेड़ अच्छे से लग चुके होते हैं, अच्छे से मतलब उनमें लीव्स आ चुकी होती हैं, तो क्या होता है वहाँ पर कुछ प्लान आ जाता है कि यहाँ पर एक नई सिटी बनने वाली है या कोई नया डेवलपमेंट होने वाला, इंडस्ट्री बनने वाली है, जिसकी वजह से वो सारे पेड़ काट दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरकमिंग द चैलेंजेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इससे ओवरकम कैसे किया जाए, ये सारे तो चैलेंजेस हो गए, इनको हटाया कैसे जाए। तो ये है इंडस्ट्रियल एंड सोशल इनोवेशन। हम कुछ ऐसा इनोवेशन कर सकते हैं ताकि हमारा जो एनर्जी है उसको एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके। रिन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन, हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन करना चाहिए। जैसे कि अभी हाइड्रोजन से जो है वो फ्यूल बनाने की बात चल रही है, अल्कोहल से फ्यूल बनाने की बात चल रही है, सीएनजी तो चल ही रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से व्हीकल चलाने की बातें की जा रही है। कम्युनिटी ड्राइव, जैसे मैंने अभी आपको बताया, शेयरिंग करके जा सकते हैं अगर हमको सेम डेस्टिनेशन पे जाना है तो। रिफॉर्म इन एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में हमको बच्चों को बताना चाहिए कि सारे रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट हैं, हमको किस तरीके से उनको यूज़ करना चाहिए। इरेडिकेटिंग एंड कंट्रोलिंग डिसीजेज एंड मेल न्यूट्रिशन, जैसे कि अभी कोरोना आया था, कोरोना की वजह से हमारे काफ़ी सारे रिसोर्स जो हैं वो एक तरीके से हमारी पूरी लाइफ जो है रुक गई थी। कहीं भी इंडस्ट्रीज़ में कुछ भी काम नहीं हो रहा था, तो हमको इन डिसीज़ से लड़ने के लिए भी कुछ करना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी में क्या होता है, हमको दोनों को इक्वलिटी देनी चाहिए ताकि हमारे देश की जो लड़कियां हैं वो भी कुछ कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें। फिर है इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं इंडिया के थ्रू, जैसे क्योटो एंड पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें क्या होता है, क्योटो एंड पेरिस एग्रीमेंट में टेम्परेचर कंट्रोल करने की बात की जाती है, क्लाइमेटिक चेंज की बात की जाती है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्लीननेस की बात करते हैं, जैसे मोदी जी कई तरह के प्रोग्राम्स चला रहे हैं, उसकी बात की जाएगी। स्टेट एक्शन एंड प्लान फॉर क्लाइमेटिक चेंज, काफ़ी सारे एक्शंस जो है वो स्टेट के थ्रू भी लिए जाते हैं क्लाइमेटिक चेंज को लेकर। कोल एंड नेचुरल क्लीन एनर्जी फंड, कोल एंड नेचुरल क्लीन एनर्जी फंड के लिए भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ सीएनजी, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर। तो ये सब था हमारा ग्रीन स्किल्स के अंदर। अब इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगी जो इस से पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन एंड अदर क्वेश्चन।
तो आपको मिल जाएंगे, आप उस नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। इसका पार्ट 2 जो है उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए ताकि मैं आगे और भी वीडियोस डाल सकूँ।